कई महीनों के बाद जब मैं मायके गई तो दरवाजे पर भैया की ओछी हरकत देख मन तो किया उसे अभी चांटे लगाऊं, और भाभी ने तो हद ही कर दी। मैं शीला और ये कहानी मेरी है। चलिए शुरू करते हैं। माँ के जाने के बाद तो बाबूजी की भी जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी, इसलिए वे भी जल्दी ही हमें छोड़कर चले गए। जब तक माँ बाबूजी थे मैं मायके कभी भी चली जाती थी, किंतु बाद में जाने का मन ही नहीं करता था। पता नहीं क्यों एक लक्ष्मण रेखा सी खिंच गई। 1 साल हो गया था मुझे मायके गए, यहाँ तक कि रक्षाबंधन पर भी मैंने राखी भेज दी थी। पर इस बार भैया के बहुत आग्रह पर मैंने छुट्टियों में मायके रहने का 3 दिन का छोटा सा प्रोग्राम बनाया। पूरे रास्ते मैं बेचैन सी गाड़ी चलाती रही। मेरा पति मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ आए थे। बाबूजी की बरसी के बाद पहली बार मायके जा रही थी। सबका व्यवहार कैसा होगा यही सोचकर हृदय बैठा जा रहा था। जब से बाबूजी ने अपनी वसीयत में भैया के साथ मेरा नाम भी जोड़ दिया था, तब से भैया भाभी का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया था। रिश्तों में एक अजीब सी दरार आ गई थी। भैया कहते तो कुछ नहीं थे, पर अब पहले की तरह हंसी ठिठोली और मुझे चिढ़ाना सब बंद हो गया था। भाई बहन का प्यार वसीयत की बलि चढ़ गया था। अरे मैं अपने मायके सिर्फ अपने माता पिता भाई भाभी का स्नेह लेने के लालच में आती थी। मुझे सिर्फ यही लालच है कि मायके के द्वार मेरे लिए सदा स्नेह से खुले रहे। यही सोचते सोचते मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गई थी। मैंने दरवाजा बजाया तो भैया ने दरवाजा खोला। हमें देखकर बस इतना ही कहा, कैसी हो स्वीटी, कैसे हो जीजाजी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। उसके बाद तो भैया ने जैसे मौन व्रत रख लिया था। भाभी ने जिस तरह हमें देखा, उनके व्यवहार से मन में कुछ दरक सा गया। घर में चारों तरफ माँ बाबूजी की यादें बसी थी और हर कोने में मेरा बचपन खेल रहा था। वो बचपन जिसे मैं सहेजना चाहती थी, फिर से जीना चाहती थी, जिसके लिए मैं मायके आई थी। हर बेटी की तरह मुझे भी मेरा मायका जान से ज्यादा कीमती था। पर वो 3 दिन मुझे अपनों के बीच परायों जैसे लगा था। आंखें बार बार झलकने को बेचैन थी। मेरे पति मेरे मन के हालात समझते हुए मुझे बार बार हौसला दे रहे थे। रात को खाने की टेबल पर मैंने कमरे में पसरे मौन को तोड़ते हुए बोला, भैया कुछ बात करनी है। बोल स्वीटी। वो बाबूजी की वसीयत के विषय में। देख स्वीटी, इस विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी। इसके अतिरिक्त कुछ और कहना हो तो बोलो, कहकर भैया उठकर अपने कमरे में चले गए। शीला, तुम सिर्फ 3 दिनों के लिए अपने मायके आई हो, आराम से रहो, भाभी कहकर टेबल से सामान उठाने लगी। सिर्फ 3 दिन? भाभी के कहे ये शब्द मेरे कानों में शीशा घोल रहे थे। मैं बिना किसी कसूर के अपने मायके में मुजरिमों के कटघरे में खड़ी थी, जिसकी सुनवाई होनी नामुमकिन सी थी। जिस घर में मैं पली बड़ी, वो घर, मेरा मायका, अब पराया सा प्रतीत हो रहा था। जैसे तैसे 3 दिन गुजार के अपने घर वापस आ गए। अपने घर वापस पहुंचते ही भाभी का फोन आया। शीला, ठीक से पहुंच गई तुम? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैं थोड़ा हिचक कर बोली। हाँ भाभी, पहुंच गई, मैंने रूंधी आवाज में बोला। शीला, यह लिफाफा तुम टेबल पर छोड़ गई थी। मैं फिर हिचकते हुए बोली। भाभी, छोड़ नहीं गई थी, रख कर आई थी आप लोगों के लिए। शीला, तुमने ये क्यों किया? भाभी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। यही बात तो मैं आप दोनों से करना चाहती थी, पर ये तो आपकी ही अमानत थी, वापस तो मुझे देनी थी। हमें इस प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं। बाबूजी ने अपनी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दिया, यह उनका फर्ज था, और उस हिस्से का जिसका हक था, मैंने उसे वापस कर अपना फर्ज निभाया। भाभी, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए, और वो अपनापन चाहिए जिसके लिए बेटियां अपने मायके आती हैं। मायका एक बेटी के लिए उसका अस्तित्व होता है। उससे दूर होने की जो पीड़ा होती है वह बहुत असहनीय होती है। मेरा मायका वसीयत की बलि चढ़ रहा था भाभी। ऐसी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूंगी भाभी, जो मुझे मेरे मायके से दूर कर दे।
मेरे भाई को मुझसे दूर कर दे। मेरे लिए ये जायदाद बोझ थी। मैं तो पहले ही आपको देना चाहती थी, किंतु मायके के रास्ते जाने पर कदम थम जाते थे। भाभी, मुझे कभी भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं रहा। मुझे तो सिर्फ मेरे मायके का लालच था। मुझे तो सिर्फ मेरा मायका चाहिए। कहकर मेरी आवाज़ मेरे गले में अटक गई। स्वीटी, तू कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। तेरी बातों ने तो मुझे बोना कर दिया। हम तो स्वार्थ और गलतफहमी की आग में अपने रिश्ते स्वाहा कर रहे थे। मुझे माफ़ कर दे स्वीटी। तेरा मायका तेरा था और तेरा ही रहेगा। दूसरी तरफ से भैया की आवाज़ सुनकर अब तक आंखों में रुके मेरे आंसू बहने लगे।